नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखें तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में चल रहे राज्यों के मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की आज करेंगे अध्यक्षता। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम। केंद्र ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी आउटफिट और आतंकी संगठन द रेजिडेंस फ्रंट और इससे जुड़े सभी संगठनों को यूएपीए कानून के अंतर्गत आतंकी संगठन किया घोषित। इसे लेकर कल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में द रेजिडेंस फ्रंट के कमांडर शेख सज्जाद गुल को भी आतंकी घोषित किया गया। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अंडमान और निकोबार कमान की परिचालन तैयारियों की समीक्षा करेंगे। राजनाथ सिंह कमान और इसकी बाहरी इकाइयों के परिचालन क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास का भी जायजा लेंगे। अपनी यात्रा के पहले दिन रक्षा मंत्री ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात रक्षा कर्मियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के अनुशासन से मैं हमेशा प्रभावित रहा हूं। एक ऐसा परिवार जहां अनुशासन ही संस्कार है, अनुशासन ही संस्कृति है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में Y20 शिखर सम्मेलन की थीम, लोगो और वेबसाइट करेंगे लॉन्च। भारत पहली बार Y20 शिखर सम्मेलन की कर रहा है मेजबानी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री ने अनुराग सिंह ठाकुर ने गुवाहाटी में Y20 की बैठक की तैयारियों का लिया जायजा। अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय और राज्य के सरकारी अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में तैयारियों के लिए समीक्षा बैठक में शिरकत की और प्रगति के बारे में जानकारी ली। इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन हो रहा है। आगामी प्रवासी भारतीय दिवस को लेकर विदेश मंत्रालय के सचिव औसाफ सईद ने कहा कि इंदौर में 8 से 10 जनवरी के बीच प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। इसमें 70 देशों के 3,500 लोगों को पंजीकरण किया गया है। औसाफ सईद ने बताया कि प्रवासी भारतीय दिवस का उद्घाटन 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इस बार हमारे मुख्य अतिथि के रूप में गुयाना के राष्ट्रपति शामिल होंगे। मध्य प्रदेश इस वर्ष के प्रवासी भारतीय दिवस में भागीदार राज्य है। कोविड के कारण 4 वर्ष के उपरांत प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मणिपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गृह मंत्री मणिपुर के चुराचांदपुर में एक मेडिकल कॉलेज और पूर्वी इम्फाल में मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री आईएनए मुख्यालय मोइरांग में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराएंगे और मोइरांग में अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले कल केंद्रीय गृह मंत्री ने त्रिपुरा में पूर्ववर्ती कम्युनिस्ट सरकार की कारगुजारियों पर जमकर निशाना साधा। भाजपा की जन विश्वास यात्रा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि कम्युनिस्ट सरकार द्वारा बना हिंसा का वातावरण खत्म हो गया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बोन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और ऊर्जा और संस्कृति सहित आपसी हितों से जुड़े सहयोग के अन्य क्षेत्रों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके कहा कि इमैनुअल बोन के साथ एक उपयोगी बैठक हुई। रक्षा, सुरक्षा और संस्कृति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। खुशी है कि हमारी सामरिक साझेदारी और गहरी हो रही है। मैंने अपने मित्र फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भारत आने का निमंत्रण दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना के वायरस बार बार म्यूटेट होते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग वेरिएंट में आते रहते हैं। कौन सा वेरिएंट कैसा व्यवहार करेगा, उसके बारे में सरकारी सूत्रों के द्वारा जो बताया जाए उसे माने। मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोरोना को लेकर समाज में भय का माहौल ना बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कोविड से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। लोगों को अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है, साथ साथ भ्रामक खबरों से बचने की भी जरूरत है। केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने झारखंड को गिरिडीह जिले में समेत शिखरजी पर्वत क्षेत्र और इसके आसपास वन्य जीव अभयारण्य और पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र की पवित्रता की रक्षा करने के लिए कहा है।
मंत्रालय की तरफ से जारी एक पत्र में कहा गया है कि पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही प्राकृतिक शांति को भंग करने और क्षेत्र में अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती। उत्तराखंड के जोशीमठ में 561 घरों में दरारें आ गई हैं और मारवाड़ी के जेबी कॉलोनी में भूमिगत से पानी का रिसाव हो रहा है। इस पर उत्तराखंड सरकार ने जोशीमठ में जमीन धंसने और मकानों में दरार के कारणों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम बनाई है। जोशीमठ में भूस्खलन और मकानों में आई दरारों को लेकर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वो कल जोशीमठ जाकर स्थिति का जायजा लेंगे। दिल्ली एमसीडी के मेयर पद के लिए आज चुनाव होगा। इसके साथ साथ डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स भी चुने जाएंगे। दिल्ली के कंजावाला मामले में दिल्ली पुलिस ने छठे आरोपी आशुतोष को आज गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी आशुतोष की ही कार से गए थे। दिल्ली के कंजावाला इलाके में घटी घटना के आरोपियों को रोहिणी कोर्ट ने आरोपितों की पुलिस रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दरअसल पुलिस के आरोपियों से पूछताछ फिलहाल खत्म नहीं हुई है, इसलिए पुलिस ने रिमांड बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में कल देर शाम भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर ने भी कई हिस्सों में भूकंप आया है। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 5.9 थी। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदूकुश क्षेत्र रहा। नोएडा पुलिस ने सड़क दुर्घटना में घायल हुई एक छात्रा की वित्तीय सहायता करने का सराहनीय फैसला किया है। इसके लिए नोएडा पुलिस कमिश्नरेट के सभी पुलिसकर्मी अपना एक दिन का वेतन छात्रा के इलाज के लिए दे रहे हैं। उत्तर भारत में शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी है। घने कोहरे के कारण सड़क, रेल और हवाई यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। दिल्ली एनसीआर सहित पूरा उत्तर भारत कपकपाती ठंड की चपेट में है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले अगले 2 दिनों में सर्दी का सितम बरकरार रहेगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली में बढ़ती शीतलहर के चलते सराय काले खान रेलवे स्टेशन के पास बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम बनाए गए हैं। शीतलहर बढ़ने के कारण आश्रय गृहों में बेघर लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। राजस्थान में तेज शीतलहर की स्थिति के मद्देनजर ज्यादातर जिलों के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में सर्दी की छुट्टियां 2 दिन और बढ़ा दी गई हैं। मौसम विभाग ने अलवर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, नागौर और श्रीगंगानगर जिलों में तेज शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया है। राजस्थान में पड़ रही कड़ाके की ठंड के मद्देनजर 7 जिलों के लिए ऑरेंज और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। मध्य प्रदेश में भी शीतलहर कहर ढा रही है। प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की बारिश ने ठंड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तापमान गिरने के साथ ही ठंड और ठिठुरन से लोग परेशान हैं। तापमान में आई लगातार गिरावट और शीतलहर को देखते हुए भोपाल कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूलों में 8 से 10 जनवरी तक कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों के लिए अवकाश घोषित किया। पंजाब के बठिंडा शहर में घना कोहरा और शीतलहर के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बठिंडा में बीती रात काफी घना कोहरा छाया रहा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में रेल यात्रियों को ठंड और ट्रेन की देरी के कारण परेशानी का सामना न करना पड़े, ठंड से बचने के लिए सभी श्रेणी के लिए अलग अलग वेटिंग हॉल बनाए गए हैं। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। वहीं जम्मू कश्मीर के भी कई हिस्सों में भूकंप आया है। जानकारी के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता 5.9 थी। भूकंप का केंद्र अफगानिस्तान का हिंदूकुश क्षेत्र रहा। मकर संक्रांति के अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं और इससे पहले पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। गंगा सागर दक्षिण 24 परगना में भारी संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में आज से हेरिटेज कार शो का आयोजन होने वाला है, जिसके तहत गुरुवार को वडोदरा से केवड़िया तक रैली निकाली गई। इस रैली में करीब 75 विंटेज कारों ने हिस्सा लिया। भरतपुर के नादबई में सर्दी के चलते रेल पटरी में दरार आ गई। रेल कर्मियों की सतर्कता से बड़ा हादसा टल गया। रेल पटरी में दरार की सूचना पर उदयपुर खजुराहो इंटरसिटी को करीब आधा घंटा खेड़ली स्टेशन पर रोका गया। लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ केरल के कन्नूर में नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई हुई है। कन्नूर शहर में 58 रेस्तरां का औचक निरीक्षण कर लोगों को परोसी जा रही बासी खाद्य सामग्री जब्त कर ली गई।
गोबर से अब एमल्शन और डिस्टेम्पर पेंट तैयार किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की महिलाओं का बनाया गया पेंट मल्टीनेशनल कंपनियों को टक्कर दे रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पेंट को देखते हुए सभी शासकीय भवनों की पुताई करने के निर्देश दिए हैं। तमिलनाडु पुलिस विभाग ने चेन्नई में एक प्रदर्शनी लगाई है, जिसमें लोग तमिलनाडु पुलिस विभाग में मौजूद सभी विभिन्न विभागों और विंग को देख सकते हैं। इसके साथ ही तमिलनाडु पुलिस हर 10 दिन में प्रदर्शनी को बदलने की कोशिश करेगी। कैबिनेट ने 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि के लिए 12,882.2 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने को मंजूरी दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 के बाद केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सत्ता में आने के बाद पूर्वोत्तर भारत विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हुआ। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत में आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष रूप से सरकार ध्यान देती रही है। पूर्वोत्तर भारत में आवागमन को सहज और आसान बनाने के लिए सड़क और रेल मार्गों पर तेजी से काम हो रहा है, जिससे कि लोगों की पहुंच को आसान बनाया जा सके। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे का उद्घाटन फरवरी के अंत तक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय 90 मिनट का होगा और इसमें कम से कम 3 घंटे लगते हैं। केंद्रीय विद्युत और नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने भारत के ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर सरकार का रोड मैप तैयार है। उन्होंने बताया कि रोड मैप के आधार पर भारत में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की दिशा, दशा और रूपरेखा तय होगी और भारत ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में दुनिया को राह दिखाने का काम करेगा। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को साहसी और अग्रणी करार देते हुए केंद्रीय मंत्री ने भरोसा जताया कि देश वर्ष 2030 से पहले 50 लाख टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि देश खनिज तेल आयात पर निर्भरता कम करने की दिशा में काम कर रहा है और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ऊर्जा स्वायत्तता प्राप्त करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि देश के पास ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन करने का अवसर है, क्योंकि देश के पास आवश्यक स्रोत है और हरित ऊर्जा क्षेत्र में मजबूत उद्योग है। सिंह ने कहा कि भारत में हरित ऊर्जा उत्पादन प्रतिस्पर्धी स्तर पर करने की क्षमता है। उन्होंने भरोसा व्यक्त किया कि घरेलू उद्योग अन्य देशों की तुलना में कम मूल्य पर ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया की आपूर्ति कर सकते हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आप देखते रहिए डीटी न्यूज। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 19,744 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आवंटन के साथ राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के निर्यात और उत्पादन का केंद्र बनाना है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिलेगी। वस्त्र मंत्रालय ने राष्ट्रीय तकनीकी टेक्सटाइल मिशन के तहत शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल विकास की दिशा में नई पहल की है। मिशन के तहत सभी सरकारी एवं निजी शिक्षण संस्थानों को तकनीकी टेक्सटाइल में पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। इसके अलावा टेक्निकल टेक्सटाइल से जुड़ी 10 करोड़ रुपए या उससे ऊपर की टर्नओवर वाली कंपनियों में 2 महीने इंटर्नशिप का प्रावधान भी किया गया है। इसके लिए कंपनियां ऑनलाइन विंडो के जरिए अपने आवेदन दे सकेंगी। प्रत्येक कंपनियां हर साल NIRF की 200 रैंकिंग के भीतर आने वाले संस्थानों के 50 युवाओं को इंटर्नशिप दे सकती है। इसके तहत प्रत्येक इंटर्न पर सरकार कंपनियों को प्रतिमाह 20,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान करेगी। देश में दिसंबर 2022 में कुल कोयला उत्पादन 10.81% की बढ़ोतरी के साथ कुल 8,28,70,000 टन हो गया है। पिछले साल इसी अवधि में कुल उत्पादन 7,47,90,000 टन था।
कोयला मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के दौरान अर्ध कोयले की आपूर्ति 5.28% बढ़कर 7,89,10,000 टन थी। पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आपूर्ति 7,49,50,000 टन थी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्पेस टेक्नोलॉजी स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता किया। समझौते के तहत देश भर में टेक्नोलॉजी टूल्स और प्लेटफॉर्म के साथ स्पेस टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाने के साथ ही उन्हें बाजार, स्पोर्ट्स और विस्तार करने के लिए मेंटरशिप और एंटरप्राइज बनाने में मदद की जाएगी। अमेजन ने पुष्टि की है कि वो करीब 18,000 कर्मचारियों की छंटनी कर रहा है। कंपनी के सीईओ ने एक बयान में कहा है कि मुझे उम्मीद है कि 2023 की शुरुआत में और अधिक कटौती होगी। घरेलू उड़ानों के यात्रियों की संख्या दिसंबर 2022 में सालाना आधार पर 15% बढ़कर करीब 1.29 करोड़ पर पहुंच गई है। वाहन डीलर संघों के महासंघ फाडा ने जानकारी दी है कि देश में वाहनों की खुदरा बिक्री 2022 में 15.28% बढ़ा दी गई है। भारतीय रेलवे ने गाजियाबाद में देश का सबसे लंबा ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन तैयार कर लिया है। इस तकनीक से ट्रैक की क्षमता और ट्रेनों की सुरक्षा में इजाफा होगा। प्रयागराज मंडल के साथ सातन, रैनी, रुंधी, फैजुल्लापुर स्टेशन खंड में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग प्रणाली की शुरुआट के साथ 762 किलोमीटर लंबा गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड पूरी तरह ऑटोमेटिक हो गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटे के लिए युद्ध विराम का आदेश दिया है। ये युद्ध विराम 6 जनवरी और 7 जनवरी को प्रभावी रहेगा। इस आदेश को ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस को देखते हुए जारी किया गया। दरअसल रूस और यूक्रेन में रहने वाला एक बड़ा वर्ग 6-7 जनवरी को क्रिसमस मनाता है। पुतिन से रूस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के प्रमुख ने इसकी अपील की थी। इसके बाद पुतिन ने 2 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस कदम को खारिज कर दिया है और कहा है कि रूस को पहले हमारे कब्जा की हुई जमीन को छोड़ना चाहिए। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 10 महीनों से जंग जारी है, जिसमें हजारों लोगों की जान जा चुकी है और लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। एक अन्य घटनाक्रम में राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार फिर सुलह के संकेत दिए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के साथ शांति वार्ता के संकेत दिए। हालांकि पुतिन ने बातचीत के लिए एर्दोआन के सामने अपनी पुरानी शर्तों को दोहराया। पुतिन ने कहा कि अगर यूक्रेन नई क्षेत्रीय वास्तविकताओं को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है तो वो शांति समझौते पर वार्ता करने के लिए तैयार है। दरअसल पिछले वर्ष तुर्की के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच 3 दौर की शांति वार्ता हुई थी, लेकिन दोनों देशों की जिद की वजह से ये वार्ता बेनतीजा रही। तुर्की के राष्ट्रपति ने पुतिन ने के साथ हुई वार्ता की पुष्टि करते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सुलह के लिए ज़ेलेंस्की से भी बातचीत कर क्षेत्र में शांति की अपील करेंगे। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के पिछले कुछ बयानों को देखें तो युद्ध का अंत होना फिलहाल मुश्किल नजर आता है। कीव के मुताबिक वो तब तक आराम नहीं करेगा जब तक कि यूक्रेन क्रीमिया सहित अपने सभी क्षेत्रों से रूसी सैनिकों को बाहर नहीं निकाल देता। उधर क्रेमलिन ने भी लक्ष्य हासिल होने तक युद्ध के मैदान में डटे रहने की बात कही है। इस बीच हाल के दिनों में युद्ध के मैदान में यूक्रेन को मिल रही बढ़त पर नाटो प्रमुख ने यूक्रेन और सहयोगी देशों को सचेत रहने की नसीहत दी है। नाटो प्रमुख ने कहा है कि यूक्रेन में युद्ध के लिए रूसी राष्ट्रपति की महत्वाकांक्षाओं को कम आंकना खतरनाक साबित होगा। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति के लक्ष्यों में बदलाव के लिए कोई संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका और जर्मनी ने गुरुवार को यूक्रेन को कई दर्जन ब्रैडली लड़ाकू वाहन देने की घोषणा की है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और चांसलर ओलाफ शोल्ज की फोन पर बातचीत हुई, जिसके बाद एक संयुक्त बयान में जानकारी दी गई कि अमेरिका यूक्रेन को ब्रैडली इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन प्रदान करेगा, जबकि जर्मनी मर्डर इन्फेंट्री फाइटिंग वाहन देगा। दोनों देशों ने यूक्रेनी सैनिकों को इन हथियारों को उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करने पर भी सहमति व्यक्त की है। जर्मनी यूक्रेन को एक पैट्रियट वायु रक्षा बैटरी की आपूर्ति भी करेगा। पिछले फरवरी में यूक्रेन की सेना को इस हथियार से काफी मदद मिली थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के मामले पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ ऐतिहासिक पवित्र स्थल पर यथास्थिति बनाए रखने पर भी जोर दिया गया है।
हालांकि फिलिस्तीनी संयुक्त राष्ट्र राजदूत रियाद मंसूर ने इस मामले में कार्रवाई करने के लिए सुरक्षा परिषद पर जोर दिया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने सभी को ऐसे कदमों को उठाने से परहेज करने का आह्वान किया जो यरूशलेम में और उसके आसपास तनाव बढ़ा सकते हैं। दरअसल हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गवीर ने अल-अक्सा मस्जिद परिसर का दौरा किया। इस दौरे को लेकर कई मुस्लिम देशों ने आपत्ति दर्ज कराई। ये पवित्र स्थल यहूदियों और मुस्लिमों दोनों के लिए धार्मिक दृष्टि से बेहद अहम है। इजराइल के मंत्री की मस्जिद यात्रा ने तनाव को बढ़ा दिया है। इजराइल की जेलों में 40 साल की सजा काटने के बाद फिलिस्तीनी कैदी करीम यूनुस को रिहा कर दिया गया है। करीम यूनुस फिलिस्तीनी संघर्ष में एक प्रमुख व्यक्ति में से एक था। 66 साल के यूनुस को 1983 में गिरफ्तार किया गया था। यूनुस को अदालत ने गिरफ्तारी से 3 साल पहले गोलान हाइट में की गई इजरायली सैनिक की हत्या का दोषी करार देते हुए कैद की सजा सुनाई थी। फिलिस्तीनी कैदी संघ के अनुसार वो सबसे लंबी निरंतर सजा काटने वाले फिलिस्तीनी हैं। पिछले कई दिनों से फिलिस्तीन और इजराइल में तनाव जारी है। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली सेना की गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई और सेना आतंकियों के बीच वेस्ट बैंक के नाबुलस में सशस्त्र संघर्ष में युवक की मौत हो गई। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक में रात भर गोलियां चलाने की बात तो स्वीकार की, लेकिन किसी मौत की पुष्टि नहीं की है। पिछले साल वेस्ट बैंक में एक दशक से भी अधिक समय में हिंसा का सबसे खराब स्थिति देखी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गुरुवार को कहा कि क्यूबा, निकारागुआ और हैती से अमेरिका मैक्सिको सीमा पार करके आए अवैध प्रवासियों के लिए भारत प्रवासियों को वापस भेजने के लिए कोरोना महामारी के प्रतिबंधों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि बाइडेन ने इन 3 देशों और वेनेजुएला के 30,000 लोगों को हर महीने हवाई मार्ग से अमेरिका में प्रवेश की अनुमति भी दी है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों के रिकॉर्ड तोड़ प्रवाह को रोकने के लिए कदम उठाया गया है। पुणे में कल शाम खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 16 रनों से हरा दिया है। जीत के लिए मिले 207 रनों का पीछा करते हुए भारत की टीम 8 विकेट खोकर 190 रन बना पाई। भारतीय पारी के लिए अक्षर पटेल ने सर्वाधिक 65 रनों का योगदान दिया। श्रीलंका की तरफ से दासुन शनाका ने कप्तानी पारी खेलते हुए सर्वाधिक 56 रन बनाए। इस जीत के साथ श्रीलंका ने T20 श्रृंखला में 1-1 से बराबरी कर ली। भारतीय टीम में इस मुकाबले में संजू सैमसन की जगह राहुल त्रिपाठी को शामिल किया गया है, तो वहीं टीम में अर्शदीप सिंह की भी वापसी हुई है। उन्हें हर्षल पटेल की जगह टीम में शामिल किया गया है। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप 2023 में एक बार फिर आमने सामने होंगी। दरअसल एशिया क्रिकेट काउंसिल ने 2023 के लिए कैलेंडर जारी किया है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखा गया है। एशिया कप 2023 में भारत और पाकिस्तान के ग्रुप में तीसरी टीम क्वालिफायर के जरिए तय होगी। इस साल एशिया कप वनडे प्रारूप में खेला जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कल राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम परिसर में विश्व कप गांव का उद्घाटन किया। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन भारत के ओडिशा में होना है। इस टूर्नामेंट के सभी मैच भुवनेश्वर और राउरकेला में खेले जाएंगे। विश्व कप गांव को रिकॉर्ड 9 महीने के अंदर तैयार किया गया और ये विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त है। इस गांव में 225 कमरे हैं। विश्व कप विलेज में हॉकी विश्व कप की टीमों के खिलाड़ी और अधिकारी रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ऐलान किया है कि अगर भारतीय हॉकी टीम विश्व कप जीतती है तो वे टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले ही टेस्ट सीरीज में अपने नाम कर चुकी ऑस्ट्रेलिया की टीम तीसरे और आखिरी टेस्ट में भी फ्रंट सीट पर बनी हुई है। टीम ने सिडनी टेस्ट के तीसरे दिन लंच तक 4 विकेट पर 475 रन बना लिए हैं। रितेश देशमुख और एक्ट्रेस जेनेलिया डिसूजा की फिल्म वेड की ताबड़तोड़ कमाई का सिलसिला जारी है। फिल्म ने अब तक 18 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। दक्षिण भारत के मशहूर कलाकार बालकृष्ण की फिल्म अखंडा को जल्दी ही हिंदी में रिलीज किया जाएगा। ये फिल्म 20 जनवरी को रिलीज होगी। इसका ट्रेलर जारी किया गया है। बॉलीवुड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह की आने वाली फिल्म छतरी वाली का टीजर रिलीज हो गया है। इस फिल्म के जरिए रकुल सेक्स एजुकेशन के मुद्दे को उठाती हुई नजर आएंगी।
बॉलीवुड अभिनेत्री अनन्या पांडे बहुत जल्द OTT प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही हैं। इस वेब सीरीज का नाम कॉल मी बे होगा। बॉलीवुड अभिनेता मिलिंद सोमन की आने वाली फिल्म लकड़बग्गा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म लकड़बग्गा में मिलिंद सोमन के अलावा अंशुमन झा, रिद्धि डोगरा और परीक्ष पाहुजा अहम किरदार निभा रहे हैं। बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन कपूर की आने वाली फिल्म कुत्ते का गाना फिर धन ते नान का टीजर रिलीज हो गया है। फिल्म 13 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री अमीषा पटेल की आने वाली फिल्म गदर 2 का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। इसमें सनी देओल एक भारी सी बैलगाड़ी का पहिया उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की बेटी हैं महज 6 साल की उम्र में अल्लू की लाडली बेटी आरहा ने डेब्यू किया है। आरहा एक्ट्रेस समंथा रूथ प्रभु संग स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं। फिल्म का नाम है शकुंतलम। थलपति विजय की वरिसु ट्रेलर आखिरकार आउट हो गया है। ट्रेलर देखकर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर विजय अपने पुराने अंदाज में वापस आ गए हैं। मार्वल की फिल्म ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के OTT पर आने का इंतजार कर रहे फैंस के लिए खुशखबरी है। फिल्म की OTT रिलीज डेट आ गई है। ब्लैक पैंथर 2 पिछले साल नवंबर में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और फिल्म ने ठीक ठाक कारोबार किया था। तो फिलहाल एक्सप्रेस न्यूज में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए TT न्यूज। नमस्कार। हमारे स्वर्गवासी पिताश्री महाराज भूरे सिंह का सपना था भूखंड